हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट वीडियो में गॉस थ्योरम और उसकी प्रूविंग पढ़ी थी। अब इस वीडियो में गॉस थ्योरम के कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जिसमें से पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। गॉस थ्योरम का यूज करके हम अलग अलग शेप के जो वायर्स रहेंगे या अलग अलग शेप होंगी और उनमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उनके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो गॉस थ्योरम का यूज करके उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में यही आपको आगे पढ़ना है। तो जिसमें से सबसे पहले कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो गॉस थ्योरम का यूज करके कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो इसमें से सबसे पहले एक डायग्राम समझ लेंगे। यहाँ पर एक ये लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट डिस्टेंस का, और इस वायर में प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसी प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस वायर के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। और इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है। इसी पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है और इसी P पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली जाती है जो सिलेंड्रिकल होगी। और इस P पॉइंट की वजह से इस P पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रही थी, उसका एक स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E और एरिया वेक्टर हो जाएगा dA। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हो गया इस पूरी गॉसियन सरफेस का, बट यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो यहाँ इसका एक इस पार्ट का एक ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी जबकि इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। और ये जो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ड्रॉ की है इसकी लेंथ है L। ये है गॉसियन सरफेस। इस डिस्टेंस को R कंसीडर किया था। तो ये थे डायग्राम में कुछ पॉइंट्स और इन्हीं का यूज करके आगे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स बता देंगे। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड wire at infinite length having a constant linear charge density। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है
उसको डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ से। बस अब इसमें इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए जो सॉल्व होकर के आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था पी पॉइंट के लिए, वो वहां पर ई और डी ए जो है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया। तो जो फाई है वो आ जाएगा ई डी ए। जो हो जाएगा फाई इक्वल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया ई डी ए। यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, तो इंटीग्रेट हो जाएगा डी ए। अब यहाँ पे ये जो डी ए है वो सिलेंडर का पूरे सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, जो होता है 2 पाई आर एल एरिया ऑफ सिलेंडर देन पाई की वैल्यू आ जाएगी ई और 2 पाई आर एल। इसको डालेंगे इक्वेशन 1। अब गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। बाई गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर Q को अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं लैम्डा जो होता है वो Q अपॉन L होता है, और यहाँ से Q निकालेंगे तो वो हो जाएगा लैम्डा L। सो फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में फाई की वैल्यू फाइंड की है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होकर के सॉल्व की जाएंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आ जाएगा ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस के किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कोई प्लेन शीट है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इन्हीं चार्ज की वजह से उस शीट के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इसके लिए इसका डायग्राम समझ लेंगे। ये कोई एक शीट है, इसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और इस शीट के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दोनों साइड पर पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे। एक पॉइंट P डैश हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा P, और इन्हीं पॉइंट के सराउंडिंग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी जाएगी जो सिलेंड्रिकल होगी। और यहाँ से इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया यहाँ हो गया A, और इन पॉइंट्स पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पर E और एरिया वेक्टर dA, और सेम इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर dA। और ये है इसकी गॉसियन सरफेस। इसमें भी कुछ डायग्राम के मेन पॉइंट डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। लेट अस कंसीडर a thin sheet of charge having a surface charge density सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया से। और अब जो ये पॉइंट P डैश हैं, इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके इसका डेरिवेशन डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो इनके उसी तरह से इसके भी फ्लक्स निकाले जाएंगे। देयरफॉर the flux through two plane ends, जो ये चार्ज शीट थी उसके दोनों प्लेन के जो एंड हैं वहां पर फ्लक्स देखे जाएंगे। तो फ्लक्स हो जाएंगे फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन एरिया E डॉट dA प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। अब यहाँ पर E और dA दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। सिंस E एंड dA आर पैरेलल, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा E डॉट dA इज E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां से आ जाएगा E dA। नाउ फ्लक्स हो जाएंगे फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन एरिया E dA। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। फाई इज इक्वल टू E निकाल लेंगे बाहर, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन एरिया dA प्लस E क्लोज इंटीग्रेशन एरिया dA। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू बचेगी EA प्लस EA। तो फ्लक्स आ जाएगा यहाँ से 2EA।
ये है इक्वेशन 1। अब इसमें गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय गॉस थ्योरम phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर Q को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में डिफाइन किया जाएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाली जाएगी तो हो जाएगी सिग्मा A। देन फ्लक्स हो जाएगा phi इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन 2। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे और E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ A कैंसिल हो गया तो E की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो R पर इंडिपेंडेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सॉल्व होकर के आई है किसी भी थिन चार्ज शीट के लिए, वो वैल्यू R पर इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट गॉस थ्योरम का यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। कोई भी थिन स्फेरिकल शेल लिया गया है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कोई भी एक थिन स्फेरिकल शेल लेनी है जिसमें यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इस स्फेरिकल शेल की रेडियस है कैपिटल R और इसका सेंटर है O, और इसी शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो फाइंड करनी है। अब इस शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो 3 पॉइंट्स पर निकालनी होती है। इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड एक पॉइंट कंसीडर करना है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करी जाती है, और स्फेरिकल शेल की सरफेस पर, और लास्ट है स्फेरिकल शेल के इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर करना है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो शेल के केस में 3 पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड की जाती है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट O इज द center and R the radius of thin isolated spherical shell carrying a charge plus Q which is uniformly distributed on the surface of cell। और ये वाला जो एप्लीकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायग्राम समझ लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर ये कोई एक थिन शेल कंसीडर किया गया है जिसकी रेडियस है R, और इसकी सरफेस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इस शेल का सेंटर है O।
अब इस सेल के आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली जाएगी। एक पी पॉइंट कंसीडर करके इसी पी पॉइंट के सराउंडिंग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ की गई और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का ये स्मॉल एलिमेंट हो गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E और एरिया वेक्टर हो गया dA। और अब इसके इनसाइड भी एक सरफेस कंसीडर होगी। ये हो गया इसके इनसाइड एक P डैश पॉइंट लिया गया और इसके सराउंडिंग भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी गई है। जो आउटसाइड पॉइंट P था इसकी रेडियस है स्मॉल r और जो स्फेयर है या थिन शेल है उसकी रेडियस है कैपिटल R। ये और ये बाहर वाली दोनों हैं गॉसियन सरफेस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 3 पार्ट में सॉल्व करनी है, जिसमें से सबसे पहला सॉल्व करेंगे एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो थिन शेल के बाहर r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट कंसीडर किया था और उसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और जो P पॉइंट कंसीडर किया था वहां अगर दोनों की रेडियस कंपेयर की जाए तो स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R से। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायग्राम जो बताया है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। Therefore, the electric flux through area element dA is d phi e। क्योंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट dA है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिए जाना है, इसलिए हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू E डॉट dA। और यहां से वेक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे E और dA दोनों सेम एंगल में सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से वैल्यू बचेगी E dA। अब अगर पूरी जो गॉसियन सरफेस है उसके फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा द फ्लक्स थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस, पूरी गॉसियन सरफेस के फ्लक्स इज phi इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन एरिया E dA। अब यहां से ये E कांस्टेंट रहता है, इंटीग्रेशन dA में लगेगा। और जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो यहाँ स्फेयर का एरिया रख दिया जाएगा जो होता है 4 पाई r स्क्वायर। साइड में बता देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर। फाई इक्वल टू, इसे डाल देंगे इक्वेशन 1। अब गॉस थ्योरम का यूज होगा बाई गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके इसे सॉल्व करके E की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 आ जाएगा यहाँ से E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से जब E की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर इसी फॉर्मूले को इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखें तो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है सिग्मा ए, देन Q की जगह रख लेंगे सिग्मा ए, या एक टर्म और एरिया रख देंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो थिन जो शेल थी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो यहाँ पर जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर लेनी होगी। तो जब Q की वैल्यू ये ऊपर इक्वेशन में यूज करेंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल कर आ गई। अब दूसरा सॉल्व करना है एट द सरफेस। सरफेस के लिए सिर्फ एक चेंज करना होता है, जो फॉर्मूले सॉल्व होकर के आए हैं उनमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है, तो वैल्यूज मिलेंगी, इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हो जाएंगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R और R कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई इंटेंसिटी सरफेस पर। एक और पॉइंट बचा है एट एन इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट के लिए जो गॉसियन सरफेस P डैश के थ्रू ड्रॉ की थी उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली जाएगी तो वो होगी 0, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर जो चार्ज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, और चार्ज ना होने की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है 0। तो यहाँ हो जाएगा फॉर पॉइंट inside the shell the Gaussian surface through P dash does not enclose any charge. So according to Gauss theorem, इस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी फाई ई जो है वो हो जाएगी 0, या
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो होगी 0। किसी भी शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा 0 रहती है। अब अगर इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो एक ग्राफ से समझ लेंगे। ये कोई थिन शेल है जिसका सेंटर O था, रेडियस R थी और इस पर यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे। यहाँ पर जो E की वैल्यू आई थी वो सरफेस के लिए R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ग्राफिकली इसको इस तरह से समझा जा सकता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट टॉपिक अगले